वेलकम बैक टू द एटॉमिक एकेडमी। एटॉमिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम डी ब्लॉक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हम डी ब्लॉक तत्वों में उनके विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं उनको देखेंगे, उनके गुणों की बात करेंगे और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके ऑक्सीकरण संख्या, इनसे संबंधित हम आज की इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। चलिए फिर सबसे पहले आप लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों में अंतर करना जान लीजिए कि डी ब्लॉक के तत्व किनको बोलेंगे और एफ ब्लॉक के तत्व किनको बोलेंगे। तो डी ब्लॉक के तत्व में जनरली क्या होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके डी कक्षक में प्रवेश करेंगे, उसको हम डी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। यदि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं तब हम उनको एफ ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। एफ डी कक्षक का दूसरा नाम होता है, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका दूसरा नाम होता है संक्रमण तत्व बोलते हैं उसको, और जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनको अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका जो ऑक्सीकरण अवस्था वेरियस टाइप का होता है, +2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। तो जितने भी आपके जो डी ब्लॉक के तत्व होंगे वे आपके वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। ओके, हम सॉरी इसको डी ब्लॉक लिख लेते हैं। जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, ओके ऐसे ही लिखते हैं अभी, उनका ऑक्सीकरण अवस्था +1 से लेके +7 तक हो सकता है। ओके, और एफ ब्लॉक की यदि हम बात करें तो यदि हम एफ ब्लॉक की बात करें तो इनका जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 मोर स्टेबल होता है। ओके, मोर स्टेबल एंड कॉमन होता है। मोर स्टेबल एंड कॉमन होता है। इसके अलावा वो +2 भी बताता है और +4 भी बताता है। जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो कुछ आपके +2 भी बता सकते हैं और कुछ +4 भी बता सकते हैं। ये +2 +4 पॉसिबल होते हैं। +3 उनका मोर स्टेबल एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ओके, जो आपके डी ब्लॉक तत्व होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, और जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब वो बिना किसी ऊर्जा दिए अपने आप अपने छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। आप लोग पढ़े होंगे अल्फ़ा, गामा, बीटा, जब हम उनको ये किरणें देते हैं तो अपने पेरेंट सेल में ऑटोमेटिक टूट जाते हैं। ओके, चलिए फिर हम डायरेक्ट अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर जो कि है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ओके, एक होता है आपका 3D सीरीज, ये दूसरा होता है आपका 4D सीरीज, और फिर चौथा होता है आपका तीसरा होता है आपका 5D सीरीज, और चौथा होता है आपका 6D सीरीज। 6D सीरीज अभी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ है, बस एक अनुमानित रूप से कुछ तत्वों की विवेचना की गई है। तो इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसी प्रकार से 5D सीरीज उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका 3D और 4D सीरीज इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम मुख्य रूप से 3D और 4D सीरीज की बात करेंगे। यही दोनों सीरीज आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आज का लेक्चर का नाम ही है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो हम केवल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही एग्ज़ाम में आने लायक ही बातों पर चर्चा करेंगे, ज़्यादा चीज़ों पे हमको कोई चर्चा नहीं करना है। ओके, चलिए तो पहला 3D सीरीज। तो 3D सीरीज देखिए, 3D सीरीज आपका क्या क्या होता है, तो स्कैंडियम्स, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये आपका 3D सीरीज होता है।
जो कि 21 से स्टार्ट होता है कैल्शियम के बाद, ये आपका 21, और ये आपका 30, 21 से 30 तक आपका फर्स्ट ट्रांजिशन श्रेणी होता है, प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व भी बोलते हैं। ये जो 3D सीरीज है इनको हम प्रथम श्रेणी भी बोलते हैं ना, प्रथम, इसमें तो हिंदी ठीक से लिखा भी नहीं रहा है, संक्रमण, ओके, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, या फिर हम बोले तो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स बोलेंगे या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे। क्लियर है? तो आइए इनके ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे, उसके बाद हम इनके अन्य गुणों पे चर्चा करेंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होगा आपका, यहाँ लिखता हूँ, NS, ओके, 1 होगा या 2 होगा, जनरली हम 2 ही डालेंगे, ओके, NH2 3D N-10 ऐसे करके लिखेंगे, ओके। 1 से लेके 10 तक आपका हो सकता है, इसको 1 to 10 कर देते हैं N की जगह पे, ओके। चलो, 1 से लेके 10 तक आपका हो सकता है। स्कैंडियम में देखो तो स्कैंडियम का होता है आपका D1, टाइटेनियम का होता है D2, वैनेडियम का होगा आपका D3, क्रोमियम का होगा आपका D4, मैग्नीज का होगा आपका D5, फेरस का होगा आपका D6 और D7 और इनका D8 और कॉपर का D9 और Zn का D10। तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, स्कैंडियम D1, टाइटेनियम D2, वैनेडियम D3, क्रोमियम D4, मैग्नीज D5, फेरस D6, कोबाल्ट D7, निकिल D8, कॉपर D9 और Zn जिंक आपका D10। अब इसके अलावा आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है ना कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिफरेंट होता है, बस इन्हीं को आपको थोड़ा सा सुधार लेना है। तो आपका जो क्रोमियम है उसका आपको कर लेना है D5 4s1, उसी प्रकार से कॉपर को भी कर लेना है आपको 3D10 4s का 1। दोनों जगह बस एक्सेप्शनल है, हम जानते हैं कि क्यों है, N+L रूल के अकॉर्डिंग इनका ये आप इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है। दूसरा कारण है कि D10 जब D10 एक पूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, तो ये अपना पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, इसलिए ये फुलफिल्ड हो जाता है और मोर स्टेबल है। ठीक उसी प्रकार से D5 अर्धपूरित होता है, हम जानते हैं अर्धपूर्ण है, तो फिर भी ये ज़्यादा स्टेबल है। हम स्टेबिलिटी को देखते हैं ना कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो D10 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, फुल फील्ड है, लगभग इनर्ट की तरह व्यवहार करेगा अब D10 है तो, ओके। और इनके कलर्स कंपाउंड को देख लो कि ये कौन कौन से कलर बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ओके। तो देखो स्कैंडियम तो कलरलेस होगा, आपका वाइट कलर पीपीटी शो करेगा। आपका जो टाइटेनियम है वो पर्पल कलर दिखाई देगा। जब इनके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा ना कि टाइटेनियम का कंपाउंड गिवन होगा कौन से कलर है, तो टाइटेनियम का जो कंपाउंड है वो जनरली आपका पर्पल कलर दिखाई देगा, और जो वैनेडियम है वो आपका लाइट ग्रीन कलर दिखाई देगा, क्रोमियम आपका डार्क ग्रीन दिखाई देगा। जैसे CrO3 लेते हो ना, क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी जब लोगे +7 में तो फिर भी आपको डार्क ग्रीन ही दिखाई देगा। तो याद रखिएगा ये जो कलर कॉम्बिनेशन है अच्छे से नोट कर लीजिए। मैग्नीज आपका पिंक कलर, वो भी लाइट पिंक ना, लगभग कलरलेस हो जाता है। ये जो मैग्नीज का जो कलर है वो आपका LMCT के कारण से आता है,
वो भी लाइट पिंक कलर का, पेल पिंक बोलते हैं जिसको। ओके, आयरन का कलर आपका ऑरेंज दिखाई देगा। कोबाल्ट का कलर आपका लाइट पिंक, डार्क पिंक दिखाई देगा। निकिल का कलर आपको डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन दिखाई देगा। कापर का आपका ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। जिंक आपका कलरलेस होगा। तो स्कैंडियम पहला और अंतिम तत्व, 3D सीरीज का पहला और अंतिम तत्व कलरलेस होता है, इतना आप लोग जान लीजिए। ओके, चलिए अब हम दूसरा सीरीज को देखेंगे जो कि है 4D सीरीज। 4D सीरीज स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये एटॉमिक नंबर 39 से स्टार्ट होता है और ये आपका 48 में ख़त्म होता है। ओके, इसको हम बोलेंगे 40, 41, 42, ये इनका एटॉमिक नंबर है ना जो मैं लिख रहा हूँ। 46 और आपका 47, ये आपके 4D सीरीज हैं। इट्रियम, जिरकोबियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ओके, ये इनकी कुछ ऑक्सीकरण अवस्था हैं, +3, +4, +2, +3 इस प्रकार की। यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे जैसे आप लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, देखो ध्यान से, तो यहाँ तक आपका ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ते जा रहा है। +3 से +4, देखो +3, +4, +5, +6, +7, +8। जब आप लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, इट्रियम से लेके आप आगे बढ़ते ही जाएंगे, तो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ते ही जाएगी। ओके, लेकिन जैसे ही आप रूथियम के पास पहुंचोगे, रूथियम के पास जैसे ही पहुंचोगे, उसके बाद से आपका ऑक्सीकरण संख्या घटने लगेगा। देखो +6, +4, +3 और आपका +2। तो रूथियम आपको याद रखना है कि कितने नंबर का है, तो 44 एटॉमिक नंबर है। जैसे ही आप रूथियम के पास पहुंचोगे, आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो बस पिछले जगह के जो हमने 3D सीरीज का निकाला था ना, ठीक उसी प्रकार से होगा। जैसे 3D सीरीज को निकाला था, उसके जगह पे आपको अब 4D कर देना है। 3D के जगह पे 4D लिखना है। जैसे स्कैंडियम का हमने देखा था, तो स्कैंडियम का क्या था, इस प्रकार से स्कैंडियम का था आपका 4s का स्क्वायर 3D का 1। तो इट्रियम का क्या हो जाएगा, 5s का स्क्वायर 4D का 1। फिर पर रिप्लेसमेंट करना है ना, एक एक क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर को बढ़ा देना है। s का 4 है तो 5 कर दोगे और 3D को 4D कर देना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे ख्याल से आप सभी निकाल दोगे, आसान भी है, काफ़ी प्रैक्टिस भी किए हैं। क्लास इसको मैंने ऑफलाइन क्लास में कई बार बताया भी है आप लोगों को। चलिए हम नेक्स्ट एलिमेंट्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है 5D सीरीज के तत्व। तो 5D तत्व को थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन जाता है, इसलिए मैं आप यहाँ पे लेके आ गया हूँ। बाकी कुछ नहीं करना है ना, यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम है आपका, जैसे हम लोग निकालते थे बस। लेकिन इसमें कुछ कुछ में थोड़ा सा ये है F ब्लॉक, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। ओके, बाकी जो आपका D ब्लॉक के तत्व हैं, 3D सीरीज जैसे निकाले थे वैसे 4D सीरीज को भी निकालोगे, ठीक उसी प्रकार से आप 5D सीरीज को भी निकालोगे। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ेगा कि आपका एक जेनॉन जुड़ेगा और जेनॉन के साथ आपका फिर ये 5D1 और 6s1, तो ये जेनॉन बस जुड़ेगा। उसके बाद जैसे जेनॉन जुड़ेगा, नेक्स्ट आइटम आपका आ जाता है हाफमियन। क्यों आता है, क्योंकि जेनॉन 54 के बाद से, जेनॉन 54 के बाद से
54 नहीं, 57 के बाद से 58 से लेके 71 तक आपका होता है ए ब्लॉक के तत्व। ओके, कहाँ से कहाँ तक होता है तो 58 सेलेनियम से लेके ल्यूटेशियम तक। ओके, तो आपका 71 तक आपका ए ब्लॉक के तत्व हैं, इसीलिए आपका ये लैंथेनम डी ब्लॉक के तत्व है ना। कई लोगों को डाउट रहता है कि वो ए ब्लॉक के तत्व हैं। लैंथेनम को कभी भी आपको ए ब्लॉक के तत्व में नहीं गिनना है, डी ब्लॉक के तत्व में ही रखना है। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, देखो 5D1 दिख रहा है ना, मतलब उस डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो लैंथेनम आपका डी ब्लॉक के तत्व हैं। उनके बाद 58 से लेके 71 आपका ए ब्लॉक के तत्व हैं, और उनके बाद जैसे ही 72 स्टार्ट होगा हाफनियम, वहाँ से आपका फिर से डी ब्लॉक के तत्व हैं। और कहाँ तक होगा तो मरकरी तक। ये देखो सब में 14 इलेक्ट्रॉन भरा गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, देखो सब के ए ब्लॉक के तत्वों में 14 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, दिख रहा है ना। सभी में 14 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। इसका मतलब है कि ए ब्लॉक के तत्वों की संख्या पूर्ण हो गई है, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरा जा चुका है। उसके बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वही आपका जा सकता है डी में और एफ में। क्लियर है? क्यों जाएगा तो हम सभी जानते हैं इसका n+l रूल को। अकॉर्डिंग टू द n+l रूल के अकॉर्डिंग इस प्रकार का आपका ए ब्लॉक के तत्व बीच में होते हैं। किनके बीच में होते हैं तो डी ब्लॉक तत्वों के बीचों बीच होता है आपका ए ब्लॉक के तत्व। देखो ये हो गया आपका 4f। एल की यदि वैल्यू हम देखें तो एल का वैल्यू होता है एफ, पी, डी और एफ। इसके लिए 0, 1, 2 और 3। चलिए देखिए, तो 4f का n+ निकालेंगे तो क्या आएगा 4 + f के लिए कितना है 3 इक्वल टू आएगा 7। ओके, अब ठीक उसी प्रकार से हम देखो 5D सीरीज है ना, तो हम रखेंगे 5D का निकालेंगे तो क्या आएगा n+l रूल निकालेंगे तो 5 + 2 इनका भी क्या आ गया 7। अब हमको प्रायोरिटी देना है n को प्रायोरिटी देना है ना, तो 5D सीरीज है तो 5D सीरीज को हमको प्रायोरिटी देना होगा। इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो 5D की ज़्यादा है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरा जाता है जिसकी ऊर्जा कम होगा। तो यदि हम एनर्जी की बात करें, यदि हम एनर्जी की बात करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि हम एनर्जी की बात करें तो 4f की एनर्जी कम होगा किन से 5D से। ओके, इस कारण से 4f में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और उसके बाद आपका D में जाएगा और उसके बाद आपका 6s में जाएगा। ओके, क्योंकि n+l रूल क्या कहता है, n+l के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा और यहाँ पे भी 7 आएगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी 6f की होगी, उसके बाद 5D की होगी, उसके बाद 4f की होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जाएंगे, उनके बाद D ब्लॉक के भरा जाएगा, उसके बाद 6f में जाएगा। पहले D ब्लॉक पूर्ण होता है ना, आप लोग देखे होंगे, D ब्लॉक जैसे पूरा हुआ उसके बाद आपका F कक्षक के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ओके, ये बात क्लियर हुई कि बीच में ही क्यों आता है, तो बीच में आने का कारण है n+l रूल। किसी को नहीं पता होगा तो इस बात को अच्छे से गांठ बांध के रख लीजिए कि आपका ए ब्लॉक के तत्व डी ब्लॉक तत्वों के बीच में ही क्यों आता है, क्योंकि n+l रूल के अकॉर्डिंग ऊर्जा 4f की सबसे कम होती है, फिर आपकी 5D की होती है, उसके बाद 6s की सबसे अधिक होती है। तो ये क्रम आपको याद होना ही चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं अब हमारा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो ये जो एग्ज़ाम में लिखने लायक है वो है, एग्ज़ाम में आप लिखेंगे कैसे। आपका क्वेश्चन आएगा डी ब्लॉक तत्वों के बारे में लिखिए,
डी ब्लॉक तत्व किन्हें कहते हैं, डी ब्लॉक तत्वों के प्रकार क्या होता है, उनकी सामान्य गुण क्या होते हैं। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो, इनकी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हमने अभी देखा था। विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। वो +1 से लेके +8 भी दिखाया था ना, हमने देखा था। +1 से लेके +8 भी दिखा सकता है। ओके, चलो, आयरन का +2 और +3 अवस्थाएं दोनों में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों के विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि डी ब्लॉक तत्व रंगीन कलर के संकुल बनाते हैं, क्योंकि उनमें डी ट्रांजिशन पाया जाता है, डी संक्रमण। ओके, डी संक्रमण मतलब ये डी ब्लॉक दो भागों में टूटता है, एक को बोलते हैं T2G और एक को बोलते हैं EG। ओके, ये भी डी ब्लॉक है। देखो, ये डी कक्षक है ना, डी ऑर्बिटल है। तो डी ऑर्बिटल यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, तो हम इसको बोलेंगे ना डी ट्रांजिशन। डी ऑर्बिटल में 5 भाग होते हैं ना, 5 कक्ष होते हैं। ओके, तो इस प्रकार इनको हम डी संक्रमण बोलेंगे। और डी संक्रमण के कारण ही आपके संकुल कलरफुल दिखाई देते हैं। अब जिनमें डी संक्रमण नहीं होता उनमें या तो चार्ज ट्रांसफर होगा, तो चार्ज ट्रांसफर से भी आपको कलर दिखाई दे सकते हैं। ओके, चार्ज ट्रांसफर 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से LMCT और MLCT। धात्विक गुण, हम सभी जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व धातुएं होती हैं, मुख्य रूप से धातुएं होती हैं, और आपका मिश्र धातुएं बनाने में इनका निर्माण होता है। कैटालिटिक गतिविधियां आप लोग देखे होंगे, अमोनिया गैस की हैबर विधि, V2O5, FeCl3, ये सब कैटालिटिक है। कैटालिटिक कहने का मतलब है उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और स्वयं तो परिवर्तित नहीं होते हैं, ओके, लेकिन उत्पाद को परिवर्तित कर देते हैं। ये होते हैं उत्प्रेरक का मुख्य कार्य। लचीलापन तथा कठोरता, ये आपका बहुत ही मुलायम भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो कि मुलायम भी हैं, कठोर भी हैं। ओके, चलिए, उच्च घनत्व, अब फील्डिंग इफेक्ट के कारण से डी ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ना, तो फील्डिंग इफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसके कारण से इनका जो घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है और इनका जो भार है अन्य की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, विद्युत तथा ऊष्मा की चालकता, देखो जितने भी मेटल होते हैं हम जानते हैं कि विद्युत का चालक होते हैं, कुचालक तो नहीं होता ना, नॉन मेटल्स होते हैं कुचालक। तो जितने आपके धातुएं हैं वे सभी विद्युत तथा ऊष्मा के अच्छे चालक होंगे। चलो, अब सबसे इम्पोर्टेंट देखो, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा ना, हमेशा मिश्र धातुएं से क्वेश्चन आपको बनते दिखते हैं, हर साल पूछा जाता है, BSc MSc सब में पूछते हैं। इसके अलावा जो आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाते हैं वहाँ पे भी पूछते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, जो डी ब्लॉक तत्वों के हैं वो मिश्र धातुएं बनाती हैं, और कौन कौन सी बनाती हैं, तो इस्पात यानी स्टील का निर्माण करती है। अब स्टील में कौन कौन सी धातुएं मिलते हैं, तो आपका मुख्य एफ का आपका आयरन होता है, आयरन के साथ आपका कार्बन होता है। तो जब आयरन और कार्बन मिलते हैं तब आपका बनता है इस्पात, और इस्पात का उपयोग तो आप लोग देखते ही हैं, कितने सारे निर्माण कार्य होता है उनसे, मशीनरी बनता है, वाहन उद्योग में उनका उपयोग होता है। तो इस्पात का उपयोग लगभग हर जगहों पर होते रहता है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका ब्रांस। ब्रांस को हम बोलते हैं पीतल, और पीतल में जो मुख्य अवयव होता है वो आपका कॉपर होता है। ओके, अब उनके साथ में मिलाया जाता है आपका जिंक। ओके, तो पीतल या ब्रांस किनका किनका मिश्र धातु होता है, तो कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का होता है मिश्र धातुएं। सॉरी, पीतल को ब्रास बोलते हैं ना, कांसा को ब्रॉन्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रॉन्ज आपका जो होगा वो मुख्य रूप से कॉपर होगा,
और कॉपर के साथ में आपका टीन होता है। जब कॉपर के साथ टीन होता है तब ब्रांज बोलेंगे, जब कॉपर के साथ जिंक होगा तो पीतल बोलेंगे या ब्रांस बोलेंगे। ये दोनों में डाउट रहता है ना, कई बार दोनों कॉपर के ही अयस्क हैं लेकिन दोनों में अलग अलग मेटल्स मिलाए जाते हैं। जब कॉपर के साथ टिन मिलाया जाए तब हम उनको ब्रॉन्ज बोलेंगे, जब कॉपर के साथ आपका जिंक मिलाया जाए तब हम उनको पीतल बोलेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, ये जो फोल्डर लिखा है ये फोल्डर नहीं है ना, फोल्जर है। ओके, आयरन फोल्डिंग मशीन देखे हैं ना आप लोग, फोल्डिंग आयरन, इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका उपयोग होता है फोल्डिंग आयरन। तो फोल्डिंग आयरन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो फोल्डिंग आयरन में मुख्य अयस्क होता है वो होता है टीन, और टीन के साथ आपका शीशा या लेड। फोल्डिंग आयरन में कौन कौन से अयस्क होते हैं? तो टीन, और टीन के साथ आपका लेड या फिर शीशा। सबका उपयोग मैंने लिख रखा है, उपयोग को आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। चलिए ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम मिश्र धातुओं के लाभ। अब मिश्र धातुओं का लाभ कैसे नहीं होगा, क्योंकि उनमें अत्यधिक चमक होती है, मुलायम होती हैं, अध्यात्मवर्धनी होती हैं, कठोर होती हैं, लचीलापन भी होता है। ओके, तो देखो इसमें कुछ कुछ पॉइंट मैंने लिख रखा है कि जो मिश्र धातु हैं वो सुधरे हुए यांत्रिक गुण होते हैं। मतलब मिश्र धातु में अवयव धातु की तुलना में बेहतर कठोरता, लचीलापन, तन्यता हो सकती है। इन सब के कारण उनमें मिश्र धातुओं के लाभ होते हैं। मिश्र धातु में बनाने का कारण है ना संग्रहण प्रतिरोध। अब मिश्र धातु में बनाने से आपका जंग, लोहे में जैसे जंग लगने का संक्षारण हो जाता है। ओके, ये जंग संक्षारण के प्रति अधिक प्रतिरोधक हो सकते हैं। विशेषीकृत गुण, उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की उपस्थिति से इनमें जंग प्रतिरोध बनाता है। तो आप लोग स्टेनलेस स्टील तो देखे होंगे, अब सुने भी होंगे कि उनमें जंग नहीं लगता। उनका कारण है कि उनमें क्रोमियम मेटल लगा होता है, क्रोमियम के कारण जंग रोधी हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब डी ब्लॉक के लिए बात करेंगे ना, किसी गैसीय परमाणु से, गैसीय परमाणु मतलब मुख्य रूप से हम धातुओं की ही बात करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी हम मुख्य रूप से धातुओं के लिए ही बात करते हैं, नॉन मेटल के लिए भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम धातुओं के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित बाहर निकालने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उनको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी से पहले हम साइज देख लेते हैं। ओके, तो साइज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साइज आपका देखो, स्कैंडियम से जैसे आप लोग जिंक की ओर आगे बढ़ोगे तो साइज आपका घटते जाएगा। साइज क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। प्रभावी नाभिक प्रभाव पड़ेगा, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा। जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। ओके, और रेडियस क्या होगा? रेडियस आपका घटते जाएगा। क्लियर है ये सब बातें? ये बेसिक सी बातें हैं ना, इसलिए मैंने बता दी कि जब हम 3D सीरीज की बात करेंगे तो स्कैंडियम से लेके जिंक की ओर साइज घटते जाएगा। जब साइज घटता है तो रेडियस भी कम होते जाएगा, त्रिज्या कम होते जाएगा, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ते जाएगा। जब हम ऐसे करके स्कैंडियम से जिंक की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमारा साइज कम होगा, साइज कम होगा तो रेडियस कम होगा, जब रेडियस कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ जाता है। EN का मतलब होता है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की।
तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, पहले जनरल हम लिख देते हैं। तो ये इस प्रकार का होता है आपका, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये होता है 3D सीरीज। इसमें थोड़ा सा बस चेंजेस करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे, यहाँ पे लिख लो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो जो आपका टाइटेनियम है उसको यहाँ पे लिखना है क्रोमियम और मैग्नीज के बीच में। ठीक उसी प्रकार से जो आपका कोबाल्ट और होगा वो आप यहाँ नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे नहीं जाएगा, वो जिंक के पास जाएगा ना। ये जो आपका कोबाल्ट है वो जिंक के पास जाएगा, और जो आपका फेरस है वो भी आपका जाएगा। बस इतना चेंजेस करना है आपको। किनको किनको, एक टाइटेनियम को चेंज करना है, एक फेरस को और कोबाल्ट को, तो इनका आयोनाइजेशन एनर्जी निकल जाएगा। चलिए लिखते हैं क्या होगा। आप देखिए स्कैंडियम, उसके बाद आपका वेनेडियम, वेनेडियम के बाद आपका क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैंने बोला था कि किनको चेंज करना है, ये टाइटेनियम, और टाइटेनियम के बाद आपका मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आपका निकिल, निकिल के बाद आपका कॉपर। अब कॉपर के बाद देखो अब किसको रखोगे, कोबाल्ट और आयरन, और लास्ट में आपका जिंक। तो Zn का सबसे ज़्यादा होगा ना, सबसे कम किसका होगा, इनका लेस आयोनाइजेशन एनर्जी। स्कैंडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कम ऊर्जा लगेगा, हम सभी जानते हैं ना, जितना बड़ा साइज होगा उतना कम ऊर्जा लगता है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है ये बात। हम आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, देखिए किनका ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा आपका जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब हम साइज पे नहीं डिपेंड करता ना मेल्टिंग पॉइंट या आयोनाइजेशन एनर्जी पे, वो जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करता है कि कितना आपका होना चाहिए। तो देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो सभी हम जानते हैं 3D सीरीज कैसे होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, इस प्रकार से होता है। लेकिन जिनका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उनका जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं जिनका जेड इफेक्टिव ज़्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा। ओके, चलिए हम लिखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, थोड़ा सा चेंजेस करना है बस हमको। क्या चेंजेस करना है कि ये जो मैग्नीज है उनको उठा के हमको यहाँ पे लेके आना है, इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं करना है ना। तो क्या होने वाला होगा आपका ऑर्डर, तो आपका जो ऑर्डर होगा, कैसे लिखूँ मैं इनको, यहाँ तक आपका बढ़ता है और फिर यहाँ से आपका घटता है। इधर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा
और इधर मेल्टिंग पॉइंट आपका घटेगा। मेल्टिंग पॉइंट भी पूछा जाता है ना कई बार, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमको नॉलेज के बेसिस पे जानना है। एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है, यदि आप गुणों में की जब व्याख्या करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट को भी लिखना होगा। ओके, तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक आपका बढ़ते जाएगा, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट फेरस से लेके जिंक तक घटते जाएगा। दोनों चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आते, एक बार और बता देता हूँ। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर आपका क्रोमियम, एक हो गया। उसके बाद आपको देखो यहाँ से क्या होगा, घटते जाएगा बोला था मैंने, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जिंक, इसको दूसरे कलर में लिखते हैं, जिंक के बाद आपका कॉपर के बाद मैंने बोला था Mn को डालना है, Mn के बाद आपका CO के बाद आपका Fe और Fa। ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। आसान है, थोड़ा ट्रिक के साथ करोगे तो समझ में आ जाएगा, याद भी रख सकते हो। ये आपका कंप्लीट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। देख लो, स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ेगा, ये बढ़ते गया। ओके, उसके बाद क्या बोला था मैंने, फेरस से लेके जिंक तक घटेगा, मतलब जिंक का सबसे कम होगा, ये लेस मेल्टिंग पॉइंट रखेगा। ओके, और ये वाला जो बढ़ते जाएगा तो ये क्रोमियम है, क्रोमियम का क्या हो जाएगा, हाई होगा। देखो हमने हाई रखा है क्रोमियम को, ये क्रोमियम हाई है, और लो में क्या है आपका सबसे, जिंक। ओके, लो एंड क्रोमियम हाई। उसके अलावा मैंने बताया था कि आपका जो मैग्नीस है वो कूद के कॉपर के पास चला जाता है, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। उसका कारण है कि वो स्टेबल हो जाता है, D7 होता है। ओके, D7 मतलब D5 है, मतलब वो एक स्टेबल होता है। आइए अब हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2, +3, +4, +5, +6 सब होते हैं। ओके, तो टाइटेनियम से आपका Zn तक +2 बताते हैं। ओके, और आपका स्कैंडियम से लेके ये आपका +3 बताएंगे, और टाइटेनियम से लेके नियोबियम आपका +4 बताएगा। उसके बाद वेनेडियम से लेके मैग्नीस तक +5 बताएगा। उसके बाद क्रोमियम से लेके फेरस तक +6 बताएंगे। उसके बाद मैग्नीस आपका +7 बताएगा, और कॉपर आपका +1 बताएगा। ओके, ये होता है स्टेबल। ये तो हो गया जनरल ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है मोर स्टेबल। तो हम यदि बात करें स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर का, तो देखो टाइटेनियम का आपका +4 होता है। ओके, क्यों, क्योंकि ये D0 हो जाता है, एक इनर्ट गैस की तरह व्यवहार करने लग जाता है। ओके, जब यहाँ पे निकालोगे तो ये आपका 0 होगा, मतलब ये टाइटेनियम आपका 18 अर्थात आर्गन की तरह व्यवहार करने लगेगा। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेबल कब होता है, या तो वो फुल फील्ड बन जाए या तो हाफ फील्ड बन जाए। यही दो कारण हैं कि वो आपका स्टेबल बताने लगता है। जैसे देखो कॉपर का होता है आपका 3D का 9 समझो, 4s का 1, या एक्सेप्शनल वाला लिखोगे तो 3D का 10, 4s का 1। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या बन जाएगा, कॉपर +1, तो ये आपका हो जाएगा 3D का 10। अब ये क्या है, फुल फील्ड है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पूरी तरीक़ा से भर गया। तब ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। ओके, ये क्या होगा, मोर स्टेबल। तो हम क्या बोलेंगे, कॉपर की स्टेबल ऑक्सीकरण संख्या कौन सा है, +1, +2, +3, +4। तो आप क्या बोलेंगे, +1। बात समझ में आया है? आप एक बार समझ में नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को
फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा कि कॉपर का जो स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो होता है +1। कारण क्या है कि वो फुलफिल्ड ऑर्बिटल हो जाता है। ओके, तो आप अपने मन से निकाल लेंगे। मैग्नीज का क्या होता है, तो मैग्नीज +2 होता है। ओके, मैग्नीज +2 होगा ना स्टेबल। मैं कुछ कॉमन है जिनके बता दिया हुआ हूँ, ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मैग्नीज, कॉपर, टाइटेनियम तो कई बार पूछा है ना, टाइटेनियम +4 होता है, कई बार पूछा गया है आपसे। ओके, क्रोमियम का क्या होगा, तो क्रोमियम का आपका +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 क्या हो सकता है। तो क्रोमियम का हम पहले निकालना सीखते हैं। ओके, क्रोमियम का होता है 3D का 5, 4s का 1। ओके, तो यदि हम बात करें तो क्रोमियम को हम +1 को स्टेबल मान सकते हैं क्योंकि ये आपका हाफ फील्ड हो गया। ओके, +1 आर मोर स्टेबल। इसके अलावा ये +6 भी बताएगा ना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, तो +6 भी आपका स्टेबल होगा। तो हम जनरली +1 को नहीं गिनते ना, तो हम प्लस स्टेबल बोलेंगे। ओके, लेकिन ऐसे बुक में नहीं दिया है ना कि +6 स्टेबल है, लेकिन +6 आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, हम लोग जानते हैं। ऐसे क्रोमियम CrO3 का हम कंपाउंड देख रखे हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट है कलर फॉर्मेशन। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक तत्वों के लिए कलर फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कलर फॉर्मेशन में क्या होता है, तो देखो, कलर फॉर्मेशन मतलब है रंगीन कंपाउंड बनना ना। तो रंगीन कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो जब कोई भी तत्व सूर्य के प्रकाश की विजिबल रेंज की प्रकाश को जब अब्जॉर्व करता है, माना कि ये कोई चलो पदार्थ है, हम मान भी लेते हैं। ओके, यहाँ से आया आपका सूर्य की प्रकाश hν। यदि सूर्य की प्रकाश आपका विजिबल रेंज का होगा तभी आपको कलर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, ये अब्जॉर्व करेगा इस प्रकाश को। अब अब्जॉर्व करेगा तो क्या होगा, ऊर्जा बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ के एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब आपको कलर नहीं मिलेगा ना। एक्साइटेड स्टेट से जब ये फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तब आपको एक कलर देखने को मिलेगा। यहाँ आप लिख सकते हो कलर फॉर्म। ओके, जब उन्होंने प्रकाश का अवशोषण किया तब आपको कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा। कलर कब मिलता है आपको, जब वो एक्साइटेशन जब वो अपने जगह पे आता है ना, इमिट करके, जब वो इमिशन दिखाता है तब आपको कलर देखने को मिलता है। इसीलिए हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर फॉर्मेशन। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, विबग्योर। विबग्योर का नाम सुने होंगे, इसके अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर को समझेंगे। ओके, यदि मान लो आपका सूर्य की प्रकाश में ये 7 किरणें पाई जाती हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। मान लेते हैं यदि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका वायलेट कलर की प्रकाश का अवशोषण करता है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या देखने को मिलेगा, येलो। यदि उन्होंने वायलेट कलर की प्रकाश का अवशोषण किया तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको येलो कलर का ही दिखाई देगा। यदि हम मान लेते हैं आपका जो कॉम्प्लेक्स है येलो कलर का ऑब्जॉर्व कर लिया, तब आपका जो कलर है वो वायलेट कलर दिखाई देगा। मतलब ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि वायलेट का ऑब्जॉर्वेशन हुआ तो आपको येलो कलर दिखाई देगा, यदि येलो कलर का ऑब्जॉर्वेशन होता है तो वायलेट कलर दिखाई देगा। ओके, ठीक उसी प्रकार से रेड आपका ग्रीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। मतलब जब रेड कलर की प्रकाश अवशोषण किया जाएगा तो जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा, और यदि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो ग्रीन कलर की प्रकाश का अवशोषण करता है तो वह रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से ब्लू आपका ऑरेंज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाता है। यदि आपका जो पदार्थ है या कॉम्प्लेक्स है या मॉलिक्यूल है वो आपका ब्लू कलर की प्रकाश तरंग दैर्घ्य को अवशोषण करेगा, तो जो संकुल है, कॉम्प्लेक्स है, वो आपका
ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, और यदि ऑरेंज कलर का ऑफर होता है तो ब्लू कलर का दिखाई देगा। ओके, चलो इसको और चार्ट के रूप में एक देख लेते हैं। ऐसे हम चार्ट बना लेते हैं गोला घेर के। ओके, और इसमें हम 6 बॉक्स भी बना लेते हैं, 1 2। ओके, अब 6 बॉक्स बना लिए तो अब हम इसको कलर से भर लेते हैं। तो एक आपका हो गया वायलेट, वायलेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो होता है आपका येलो। ओके, अब यदि मान लो आपने वायलेट के बाद हम किन को ले, ब्लू को ले लेते हैं। ओके, वायलेट ब्लू लेंगे तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, अभी हमने देखा है ऑरेंज होता है। और यदि हम यहाँ पे रेड कलर लेंगे तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, तो ग्रीन होता है। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब जो संक्रमण तत्व होते हैं वे आपका प्रतिचुंबकीय होते हैं कि अनुचुंबकीय होते हैं। तो इसको पता करने के लिए हम देखते हैं कि n का वैल्यू, n मतलब होता है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिर्फ हमको क्या पता होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ओके, यदि n का वैल्यू 0 आता है, उनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो आपका हो जाता है डायामैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकी, उनमें कोई चुंबकत्व नहीं पाया जाता। ओके, मतलब आकर्षण करने की क्षमता नहीं पाई जाएंगी ना। यदि n इक्वल टू आपका 0 नहीं है तो हम उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ओके, n इक्वल 0 नहीं कहने का मतलब n इक्वल टू 0 बस नहीं है, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो n इक्वल टू 0 नहीं होगा तो पैरामैग्नेटिक, जब n इक्वल टू 0 है तब आपका डायामैग्नेटिक। n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके लिए एक फार्मूला आता है, देखिए फार्मूला क्या है, ये होता है अंडर रूट ऑफ n ब्रैकेट में n+1, और इनका जो यूनिट होता है वो होता है बोहर मैग्नेटॉन। ओके, इनके द्वारा आप किसी भी संक्रमण तत्व के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, यदि हम n का वैल्यू मान लेते हैं 1 लेंगे तो आप इसके जगह पे पुट बस करेंगे 1 1 1+1 बोहर मैग्नेटॉन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 बोहर मैग्नेटॉन आएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.73 बोहर मैग्नेटॉन आएगा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक। तो इस प्रकार से आप किसी भी संक्रमण तत्व के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, फिर हम जल्द ही आपसे मिलेंगे और आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने लायक है उन विषयों पर बात करेंगे। तो आज के लिए आप सभी के लिए थैंक यू। चलिए घर में रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। यदि कोई समस्या आता है तो आप लोग कॉलेज आके या फिर हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ।